गुड मॉर्निंग बेटा। चिराग, कितने बच्चे हैं इसमें जो ऐड किए तुमने? सर 7। पहले तो स्लेटर रूल समझ लो बेटा। जो एक जेड इफेक्टिव वाला टॉपिक है वो ब्रीफ में बता देता हूँ, उसके बाद तुम्हारे डाउट्स ले लेंगे। कैलकुलेशंस ऑफ जी इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग कॉस्ट। हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा हुआ है। स्क्रीनिंग इफेक्ट हम किसे कहते हैं? मान लो सोडियम की बात करें तो सोडियम में पहले न्यूक्लियस है, फिर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 2p6। फिर तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैसे तो देखा जाए यहाँ सेंटर पे 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर बाहर वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो हमें लगता है इस पे 11 प्रोटॉन का अट्रैक्शन है। अगर एक प्रोटॉन की अट्रैक्शन को हम डिजिटल एक नंबर देने, 1 नंबर है, तो 11 प्रोटॉन की अट्रैक्शन 11 नंबर होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में इसका जो एक्चुअल अट्रैक्शन है वो कम होता है। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लगे आते हैं। इस रिपल्शन की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है। और इसी रिपल्शन को हम स्क्रीनिंग कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन बीच में ज्यादा आएंगे आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, उतना ही रिपल्शन ज्यादा होगी, स्क्रीनिंग ज्यादा होगी, जिससे जेड इफेक्टिव थोड़ा कम होता जाएगा। जितना जेड सोच रहे हैं हम, जैसे 11 प्रोटॉन सोच रहे हैं, लेकिन उसमें से कम होता जाएगा। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है भी जितनी इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतनी स्क्रीनिंग ज्यादा होती जाएगी। लेकिन स्लेटर्स ने, एक साइंटिस्ट हैं स्लेटर, जिन्होंने कुछ एक ऐसे रूल्स दिए हैं हमें जिससे हम एग्जैक्टली exactly कितनी स्क्रीनिंग होएगी उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। उसने इसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट का नाम दिया है। भी जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, जिससे जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। इसे एक सिंबल दे दिया सिग्मा, जिससे हम जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिग्मा आज हम सीखेंगे कैलकुलेट कैसे करना है। सिग्मा कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। स्क्रीनिंग ठीक है, ये वाले इन बिटवीन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे स्क्रीन करेंगे। लेकिन स्क्रीनिंग हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होती है। रीजन हमने पढ़ा है, एस की स्क्रीनिंग ज्यादा, पी की कम, डी की और कम, एफ की और भी कम। तो थोड़ा स्क्रीनिंग सबका एक जैसा नहीं रहता, सबका अलग अलग रहता है। इस वजह से अगर स्क्रीनिंग सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करे फिर तो इजी होता, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसने इन रूल्स को ध्यान में रखते कुछ अपने रूल्स बनाए हैं, जिससे स्क्रीनिंग आप निकाल सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कौन कौन से शेल में हैं और उनकी स्क्रीनिंग कितनी होगी।
जिससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं जेड इफेक्टिव। अब ये क्या रूल्स हैं, हिट एंड ट्रायल है, कुछ एक नंबर लेके रूल्स बनाए हुए हैं। क्या रूल्स हैं, दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया इसने। हमने वैसे ही पढ़ा है डी और एफ की पुअर स्क्रीनिंग होती है, तो इनके लिए थोड़ा सा सिग्मा अलग से कैलकुलेट होगा। एस और पी वालों के लिए अलग कर दिया इसने, दो तरह की कैटेगरीज बना दी। एक एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स अगर इनके लिए है, इनके लिए सिग्मा अलग होगा। डी एंड एफ वालों के लिए अलग होगा। और ये कैसे पता करना है, बहुत सिंपल है। उसने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है इलेक्ट्रॉन्स को, शेल्स को। वो कहता है जितना न्यूक्लियस के पास होगा इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं जितना न्यूक्लियस के पास होंगे उतना ही न्यूक्लियस को ज्यादा इफेक्ट करेंगे, ज्यादा स्क्रीन करेंगे, न्यूक्लियस को ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेंगे इसे खींचने से। ये वाला इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्लोज है न्यूक्लियस के, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगा इसे। जो दूर जाते जाएंगे उतना ही डिस्ट्रैक्शन कम होती जाएगी, जिससे न्यूक्लियस का ध्यान इससे थोड़ा कम भटकेगा। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्क्रीन करते हैं, बाहर जाते जाते इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कम स्क्रीन करते हैं। तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है वेलेंस शेल। वेलेंस शेल को हम एन शेल मानते हैं। फिर है N-1, फिर है N-2, N-3 एंड ऑल अदर, सारे एक ही कैटेगरी में। ये ऐसे मानता है कि जो वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, जैसे वेलेंस शेल है, वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सबसे कम इफेक्ट करते हैं न्यूक्लियस को। जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर जाते जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर वाला शेल थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करता है, स्क्रीनिंग इसकी ज्यादा होगी। इसे कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। और अगर अंदर चले जाएंगे तो और अंदर वालों को कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट। तो ऐसे कई बार नेम दिए जाते हैं। या फिर हम इनर शेल सारे ले लेंगे। तीन कैटेगरीज हैं कहता, तीनों की स्क्रीनिंग एक जैसी नहीं है, सबकी स्क्रीनिंग अलग अलग है। जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो रिपेल बहुत कम करते हैं। रिपेल कम करते हैं तो याद रखो स्क्रीनिंग कम होगा, सिग्मा कम होगा। अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ज्यादा इफेक्ट करते हैं, इनकी रिपल्शन भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनका स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी ज्यादा होगा और अंदर वालों का और भी ज्यादा होगा। तो ऐसे तीन कैटेगरीज, इनकी उसने वैल्यू दे दी। एस एंड पी वालों के लिए वैल्यूज है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वैलेंस शेल के उनके लिए है 0.35, उससे अंदर वाले के लिए 0.85 और बाकी सारों के लिए 1 है। पहले एस और पी के लिए एक एग्जांपल करेंगे, फिर डी एंड एफ समझेंगे। एस एंड पी वालों का सिग्मा कैसे निकालना है, ये वैल्यूज दे दी गई। इनके बेस पे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का, अगर वो एस में है या पी में है, हमें कहते हैं कि इसका सिग्मा निकाल लो, हम उसका सिग्मा निकाल देंगे, फिर जेड इफेक्टिव निकाल देंगे। पहले हम एस और पी वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मान लो मेरे पास एल्यूमिनियम है सपोज। तो एल्यूमिनियम 13 होता है। मुझे कहता है इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल वाला, उसके लिए पता करके दो कि स्क्रीनिंग कितनी क्या है और जेड इफेक्टिव कितना क्या है। हम तो सोच रहे हैं 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं उसे, लेकिन क्या 13 खींच भी रहे हैं जो कम रह गए? तो पता करते हैं। इसे हम ऐसे लिखेंगे बेटा, 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p1। हमें इस वाले के लिए स्क्रीनिंग निकालना है कि इस पे न्यूक्लियस का कितना इफेक्ट आ रहा है। न्यूक्लियस से ये वाले इलेक्ट्रॉन सारे इसे स्क्रीन कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पी में है,
अगर पी में या एस में है तो हमें इसे तीन कैटेगरीज में डिवाइड करना है, वैलेंस, वैलेंस से अंदर वाला, और उससे बाकी सारे अंदर जितने भी। तो बाहर से स्टार्ट करेंगे, थर्ड शेल एक अलग है, इसे वैलेंस शेल माना जाएगा। थर्ड से एक अंदर सेकंड हो गया, इसे n-1 शेल माना जाएगा। और बाकी जितने भी इनर रह गए उन्हें इनर शेल माना जाएगा, n-2 n-3। तीन कैटेगरीज हैं। जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, अब इसे ऐसे सोच लो भी, एक पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। बाहर से स्टार्ट करेंगे, बाहर वाले को मैंने कह दिया वैलेंस शेल, इससे कह रहे हैं पिनल्टीमेट शेल। बाकियों को इनर शेल ले रहा हूं मैं, जितने भी अंदर रह जाएंगे, चाहे इससे अंदर भी कोई और होता, उसे क्या कह रहे हैं, इनर शेल। तीन कैटेगरीज बना रहे हैं। इन तीन कैटेगरीज के हिसाब से अगर हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट देखें तो वो कहता, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को इतना ज्यादा रिपेल नहीं करेंगे जितना ये रिपेल करेगा। ये इसे सीधा सीधा धक्का देगा, पुश देगा, ये इसे और भी ज्यादा पुश देगा। और कुछ न्यूक्लियस के पास है तो न्यूक्लियस को ज्यादा इफेक्ट इसका होगा, इनका इफेक्ट कम होगा, बाहर वाले का इफेक्ट क्या होगा, और कम होगा। जैसे मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था कि मैं यहाँ खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूँ अगर, तो मेरे लेक्चर का इफेक्ट फर्स्ट रो वाले जो बच्चे हैं अगर वो बोलते हैं तो वो डिस्टर्ब ज्यादा होएगी। अगर सेकंड रो वाले बच्चे बोलते हैं तो डिस्टर्बेंस कम होएगी मेरे लेक्चर की, मेरी आवाज की। और अगर लास्ट रो वाले बोले जा रहे हैं उनका कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो आगे वाली रोज हैं उनको तो सारा ध्यान से सुनेगा ही। तो ऐसे हम इसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, न्यूक्लियस का ज्यादा ध्यान जो भटका सकते हैं वो ये वाले हैं, फ्रंट रो वाले। इसलिए इनका बेटा सिग्मा वैल्यू दी है 1 पर ईच इलेक्ट्रॉन। इसके लिए सिग्मा थोड़ा सा कम है, 0.85, और इनके लिए सिग्मा और भी कम है, 0.35। इसका मतलब ये कह लो इनर शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक प्रोटॉन जितनी अट्रैक्ट करता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन रिपेल कर देगा। मींस पूरे एक प्रोटॉन की अट्रैक्शन को खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन जो पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो एक प्रोटॉन जितना अट्रैक्ट करता है उसे एक इलेक्ट्रॉन उसकी अट्रैक्शन को 0.85 टाइम कम कर देगा, 85% कम कर देगा। लेकिन लास्ट वाला सिर्फ 0.35 ही कम करेगा। और टोटल सिग्मा हम ऐसे निकाल लेंगे कि सब कुछ जोड़ते जाएंगे। अब टोटल सिग्मा कैसे निकालना है, पहले बाहर वाले शेल से स्टार्ट कर लेते हैं। 0.35 है इनटू कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है तो 3। लेकिन यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, 3 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन पे तो आप देखना ही चाहते हो भी, मान लो 13th इलेक्ट्रॉन है ये, इस पे हम स्क्रीनिंग देखना चाहते हैं। तो 13th इलेक्ट्रॉन को 12 एंड 11, ये दो तरह के जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो तरह के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। 13th इलेक्ट्रॉन को एक तो 12 करेगा रिपेल, एक कौन सा करेगा, 11। और 13 को खुद तो करेगा नहीं, खुद को खुद इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं करेगा। इसका मतलब वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक कम कर दो, क्योंकि एक पे तो आप पता ही कर रहे हो ना कि कितनी रिपल्शन है। बाकी कितने रह गए, 3 में से एक पे तो हम खुद पे पता ही करने जा रहे हैं भी इस पे कितनी रिपल्शन है, कितनी स्क्रीनिंग है। तो इसे जो रिपेल करने वाले हैं वो दो, एक इधर है एक इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर बस वैलेंस शेल में थोड़ा सा ये चेंज करना है भी, जितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, उसमें -1 कर देना है। बाकी के लिए नॉर्मल है, 0.85 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 शेल, 0.1 हो जाएगा, 1 इंटू
इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल। तो ये आपका एक फॉर्मूला बनाया उसने, इस फॉर्मूले से हम सिग्मा निकाल देंगे। ये बात समझ आ गई बेटा? बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक कम कर दो। रीजन, क्योंकि अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों में से एक पे तो हम पता ही कर रहे हैं अभी न्यूक्लियस कितना अट्रैक्शन कर रहा है कितना नहीं कर रहा, तो तीनों में से दो बाकी जो रह जाएंगे वो थर्ड को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से 3 में से 2 की स्क्रीनिंग मानी जाएगी। तो ये फॉर्मूला इसका बना दिया मैंने। इसका सिग्मा कितना आ जाएगा? 0.35 इंटू। अब इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस शेल में एल्यूमिनियम के वैसे तो 3 थे, लेकिन 3 में से हमने 2 लिखना है। रीजन मैंने आपको बता दिया। 0.85 वाले देखो कितने हैं, ये 8 हैं 0.85 वाले, और बाकी इनर शेल वाले 2 रह गए। इसका मतलब चेक करो ये कितना आ जाएगा आंसर अगर करें। ये हो गया 0.70, ये 0.85 इंटू अगर हम करें 0.85 इंटू 8, ये आ रहा है 6.8, और ये हो गया 2, तो 8.8 तो यही हो गया ना, प्लस 0.7 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा ये चेक कर लो, 059 है ना, इतना आ जाएगा। इतना सिग्मा का मतलब ये हो गया बेटा कि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस पे जेड माइनस सिग्मा रह गया। जेड कितना है? 13। हम तो सोच रहे थे 13 प्रोटॉन जितनी अट्रैक्शन होएगी, लेकिन आप देख लो इतना फर्क पड़ जाता है कि एक्चुअली रिपल्शन इतनी ज्यादा होगी 9.50, जिसकी वजह से अट्रैक्शन नेट कितनी रहेगी? 3.5 के आसपास रहेगी, है ना। तो सिर्फ 3.5 ही अट्रैक्शन रह जाती है, इसे हम जेड इफेक्टिव कहते हैं एल्यूमिनियम का। अब चेक करो, आपको ना पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसे ऐसे डिवाइड कर लेना है, तीसरा शेल दूसरा शेल पहला, फिर वैलेंस n-1 और इनर लिख लेने हैं। बस वैलेंस में से 0.35 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सारों को नहीं करना, एक कम, n-1 वालों को 0.85 से, बाकी जितने भी रह जाते हैं उन्हें कितने से करना है? 1 से। तो ऐसे हमने फॉर्मूला बना दिया। कुछ पूछना है बेटा? चेक करो, बोल के पूछ सकते हो अगर कुछ पूछना है इसमें तो। एक और दो, एक दो और करके देखते हैं। मान लो फास्फोरस के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए करना है, तो फास्फोरस का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ये शेल्स हो गए हमारे। दिस इज वैलेंस। वैलेंस में कितने आ गए? 5। ठीक है, आप ऐसे बना लो डायग्राम। फिर उससे अंदर वाले में कितने आ गए? 8, और बाकी इनर में कितने रह गए? 2। ये न्यूक्लियस है। 5 में से 4 लेंगे जिनका 0.35 मल्टीप्लाई होगा, 8 लेंगे जिनका 0.85 मल्टीप्लाई होगा, 2 लेंगे जिनका 1 होगा। तो सिग्मा देखो कितना आ गया? 2 + 8 × 0.85 प्लस 4 × 0.35। कैलकुलेट करके दो कितना आ रहा है? 2 + 6.8 + 1.4, कितना आ गया? 10.2। तो जी इफेक्ट देख लो कितना आएगा। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, हम सोच रहे थे 15 प्रोटॉन खींच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल 10.2 तो रिपल्शन है। तो देखो कितने रह गए। हाँ जी, सच कर। हाँ जी, हाँ जी मैम। किसी बठिंडा बिलोंग करते हो? अच्छा। जीरा तो मतलब काफी दूर पे है। अजीत रोड थे मैम, 13 नंबर गली।
हाँ कोई गल नहीं मैम, तुसी आ जाओ कल, आ जाओ 12:30 मैं फ्री हो जाना। हाँ, मतलब टाइमिंग पे ना, तुसी कितना टाइम दे सकते हो, क्योंकि साਡਾ 2 बजे तक का वैसे खत्म ही, मेरा तो क्लासेस सुबह 12:30 तक ही रहनी है। नहीं शाम में नहीं है। तुम तो सिर्फ ये कोई पेपर चेकिंग वगैरह दे देंगे, या कोई डाउट्स लिए बच्चे होंगे वो दे देंगे। एक मिनट होल्ड करो बेटा, ये कैलकुलेट करके दो, क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करो, कॉन्फ़िगरेशन लिख के ट्राई करो कैसे होगा। हाँ जी वो ये ना मैं, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਵੀ ਕੀ ਜੋਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। ये वैलेंस शेल बन गया बेटा, ये हो गया इसका इनर्टी मेट, बाकी इनर हो गए। ऐसे मुझे सिग्मा निकाल के दो कितना आ रहा है आपका, और जेड इफेक्टिव निकाल के दो कितना आ रहा 6.1 जेड इफेक्टिव आ रहा है, 10.9 सिग्मा आ रहा है, चेक करो बेटा आ रहा है 10.9 सिग्मा। तो ये हो गया 2 into 1 हो गया प्लस 6 into 0.35 हो गया, है ना। चेक करो क्या सबका आ रहा है, 10.1 कह रहे हो, सर 10.9 जेड इफेक्टिव 17 माइनस 10.1 6.9। चेक करो बेटा सबका सही है। सर 10.9 ये 10.9 आ रहा है। सिग्मा 10.9 आ रहा है, जेड इफेक्टिव 6.1 आ रहा है, ये 6.1 आ रहा है, ये 10.9। तो पहला चेक करो एस और पी वालों का सिग्मा निकाल पाओगे। अब हम चलते हैं डी एंड एफ वालों के लिए। डी और एफ वालों के लिए एक चेंज है, वहां ये वाला कॉलम नहीं है, वहां ये वाला कॉलम नहीं है, वहां दो ही हिस्से हैं, या तो वेलेंस शेल है या फिर बाकी सारे इनर शेल है। और वैलेंस शेल भी कौन सा बनाया इसमें, सिर्फ जिसमें डी या एफ के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस शेल है, पूरा वैलेंस शेल नहीं लेना। वैलेंस शेल ओनली इंक्लूडिंग डी और एफ, मतलब वैलेंस शेल की जगह ज्यादा बेटर है अगर मैं सब शेल कहूंगा, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन लेने हैं, और बाकी जितने भी रह गए अंदर सारे उनका 1 लेना है। 0.85 वाला फिगर है नहीं इसमें, ठीक है। तो डी एंड एफ वालों के लिए हमने अलग से रखा है, क्योंकि इनकी स्क्रीनिंग बेटा डिफरेंट होती है, ओवर स्क्रीनिंग होती है, हमने पढ़ा हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट वे में कर। अब इसके लिए ट्राई करके देखें फिर।
0.85 वाला फिगर है ही नहीं है इसमें, ये डिफरेंस है। देखो जैसे मान लो किसी का निकाल के देखते हैं, मान लो हमें डी इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीज, इसका सिग्मा निकाल, 3D इलेक्ट्रॉन भी होगा ना, इसका थोड़ा ध्यान से समझना। मैग्नीज के लिए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मैग्नीज हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ये हो जाएगा। हमें इसके लिए निकालना है, लेकिन इसे थोड़ा सा हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये सोचना है कि न्यूक्लियस के बाहर शेल कैसे कैसे रेंज हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर हमें पता है पहले पहला शेल है, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, बाद में फोर्थ आएगा। तो जैसे हम रीअरेंज करते थे वैसे ही आपको सिखाया था कि एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है, 4s बाहर जाएगा। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे शेल्स हैं। अगर ऐसे शेल्स हैं बेटा, तो हमें इसका वैलेंस निकालना है, डी वालों का, हाँ, सिग्मा निकालना है, सॉरी। अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, बाई चांस आपको कभी किसी अंदर वाले शेल का सिग्मा कहता है और उसके बाहर भी शेल है, तो जो उसके बाहर शेल है बेटा, उनकी कंट्रीब्यूशन 0 मानी जाएगी। रीजन हम तो इसके लिए निकाल रहे हैं, और इसके लिए सिग्मा स्क्रीनिंग जो करेगा, न्यूक्लियस और 3D के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये वाले हैं, 1s है, 2s2p है, 3s3p है। 4s तो इसके इन बिटवीन आता ही नहीं ना, 4s तो बाहर की तरफ रह गया, तो 4s नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो एक चीज ऊपर ये एस और पी वालों पे भी अप्लाई होगा। अगर कभी जानबूझ के, जैसे देखना यहाँ पे अगर वो मुझे कहता भी 3s वाले की सिग्मा निकाल दो क्लोरीन के लिए, 3p का पूछता ही ना, 3s का पूछता, तो फिर मैं 3s को वैलेंस मानता, ठीक है। इसे अगर वैलेंस मानते तो 3p तो इसके बाहर है। अगर 3p बाहर है तो मैं देखता भी न्यूक्लियस और 3s के इन बिटवीन कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है, तो फिर 1s 2s 2p काउंट होते, 3p काउंट नहीं होता। ऐसे केस में बता सकते हो 3p की कंट्रीब्यूशन कितनी मानी जाती? 0। 0। तो बस एक ये चीज ध्यान रखो है ना, कई बार जानबूझ के सिर्फ लास्ट की नहीं पूछता, अंदर वाले किसी की पूछेगा। तो आप ध्यान दो कि अंदर वाला जो भी है उससे जो राइट साइड पे जो आ जाते हैं उनका तो फिर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जैसे इसमें 4s बाहर निकाल दिया। अब डी वालों के लिए वैसे तो इजी है, सिर्फ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपको अरेंज करना होता है, लेकिन ये हमने पहले से ही ऐसे सिखाया है कि अरेंज कर लिया करो, पहले कॉन्फ़िगरेशन सही से लिखना जरूरी होता है। अगर ये अरेंजमेंट है बेटा, तो इसका जो सिग्मा कैलकुलेशन है वो इजी है। सिर्फ ये वाला हम वैलेंस सब शेल मानेंगे, शेल में लिख नहीं रहा इसे, जिसे 0.35 कंट्रीब्यूशन दूंगा मैं, बाकी सारे ही नर है मेरे लिए। और बाकी सबकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1 है। तो इसमें से 0.5 वाला उसने निकाल दिया, 0.85 वाला। अगर ऐसा है तो सिग्मा निकालते हैं। 0.35 वालों को बताओ, 4 से मल्टीप्लाई करें या 5 से? बोलो। 4 4। 4 से है ना, क्योंकि एक तो खुद को नहीं रिपेल करेगा। 4 इसे 5 में को 4 धक्का देंगे, 4 पुश करेंगे, प्लस बाकी रह गए 18 × 1। इसका आंसर देख लो कितना आएगा, 18 प्लस 1.4 मीन्स 19.4 आ जाएगा। और अगर कहता है इसका जेड इफेक्टिव कितना है, तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9। वैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इजी है हमारे लिए। क्यों इजी है? क्योंकि बस डी वाले अलग रखने हैं, इसमें वैलेंस शेल नहीं होगा, वैलेंस सब शेल बोलेंगे, उसका 0.35, जितने भी अंदर हैं वो सारे 1। और एक चीज हमने और सीखी इसमें, कि जो बाहर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स,
उनका कंट्रीब्यूशन जीरो मानते हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ तक और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने हैं उनका हमने निकालना। ठीक है, आयरन का निकाल के देखते हैं, या कोबाल्ट का, किसी का भी चल निकाल लो। कॉपर का निकाल के देखते हैं, कॉपर के डी का, कॉपर के 3D का पता करके दो मुझे। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, लेकिन हमने इसे एक्सेप्शन पढ़ा था, ये कर लिया था। और एक इसे चेंज कर दो, ये इधर ले दो, ये इधर ले दो, दोबारा रीअरेंज करके लिखो। अब इसका कैलकुलेट करके दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s10। क्योंकि इसके लिए निकालना है तो यहाँ बाउंड्री लगा दो, जो बाहर है वो हमारे काम के नहीं है। और इसमें इजी ये है कि दो ही तरह के कैटेगरीज हैं, एक तो सब शेल है खुद बी वाला, बाकी सारे इनर है। इनके लिए सिग्मा निकाल दो, सिग्मा निकाल के जेड इफेक्टिव निकाल दो, 29 माइनस ऐसे करें। बता रहे बेटा भी सिग्मा कितना आ रहा है? सर 21.1। 21.15। ठीक है सर, सबका यही से आ 21.1। ठीक है, तो इसे निकाल लो। कर लोगे फिर ऐसे? वैसे ऐसे दो कैटेगरीज हैं, इन दो पे आपने ध्यान देना बस। ठीक है, एक दो और कर लो, ट्राई करो। सोडियम का एंड पोटाशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन में सोडियम में 3s1 बनेगा, इसमें लास्ट 4s1 बनेगा। वन में अब लास्ट में 0.35 वाला जीरो ही रह जाएगा, ध्यान रखना है ना, क्योंकि एक तो एक माइनस एक करना होता है। तो ट्राई करो इसका कितना है।
सोडियम का बता सकते हैं कोई सिग्मा कितना आ रहा है? एट पॉइंट एट एंड 2.2, ठीक है गुड। सिग्मा आ रहा है पोटाशियम का। यस सही है। पोटाशियम का 16.8, 2.2। पोटाशियम का सिग्मा आ रहा है 16.8, जेड इफेक्टिव आ जाएगा 19 माइनस 16। ठीक है, तो सोडियम देख लो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये तो जीरो ही रह गया, फिर 0.35 वाला तो 8 हो गए 0.85 वाले, और 2 हो गए 1 वाले। चेक करो ऐसे ही है। पोटाशियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s1 है। तो लास्ट वाला वैलेंस तो हो गया 0। ये वाले 8 आ गए 0.85 वाले, और बाकी सारे इनर कर दिए। इनर कितने हो गए 10 × 1। तो चेक करो ऐसे निकालना है, कोई डाउट है इसमें? इससे एक चीज और देखना, यहाँ ध्यान से देखना, सेम ग्रुप था, सेम ग्रुप में नीचे जाते हुए जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट क्या रह रहा है सेम। तो कई बार ऐसे लिखा हो कि जेड इफेक्टिव सेम ग्रुप में, कई बार सेम ग्रुप में अल्कली में जैसे ऑलमोस्ट सेम रहता है। ऑलमोस्ट सेम लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन भी होंगे। ऑलमोस्ट सेम डाउन द ग्रुप, तो कहीं मल्टीपल में आपको मिल जाए, ये भी मिल सकता है। ठीक है, लास्ट एक करेंगे बस। आयरन है, इसके लिए सिग्मा दोनों का पता करना है, एक तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन का, एक 3d वाले इलेक्ट्रॉन का, दोनों का पता करते हैं। पहले सिग्मा 4s का पता करते हैं। तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 में आगे रख रहा हूँ, 3d6 पहले लिख लिया। अगर तो डी वन पता करना बेटा, फिर तो ये हमारा सबशेल बैलेंस हो जाता है, जिसमें पहले 4s का पता करें। चलो 4s का पता करते हैं। अगर 4s का पता करना है, फिर ये हमारा वैलेंस हो गया। वैलेंस 4s में एक हो गया, जिसके 0.35 हो गए। इसके बाद लेना होता है 0.85 वाला। 0.85 वाला पूरा पेनल्टीमेट शेल, थर्ड शेल माना जाएगा, क्योंकि चौथा अगर वैलेंस है तो थर्ड पेनल्टीमेट होगा। ये वाले सारे क्या होंगे, इनर होंगे। इसमें 3 हिस्से होंगे, वैलेंस, n-1 पेनल्टीमेट 0.85 वाला, और बाकी इनर है। तो चेक करो ऐसे आ जाएगा 14 × 0.85 प्लस 10 × 1। चेक करो ये कितना आ रहा है। ट्वेंटी 2.25। तो हम इसका z इफेक्टिव निकाल सकते हैं। 26 माइनस 22.25 मीन्स 3.7। लेकिन अगर 3D वाले का निकालना है तो फिर और इजी है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2। सिर्फ ये वाला बैलेंस सबशेल मानना है, जिसमें 0.35 × 5 हो जाएगा। बाकी सारे इनर हैं जिनका 1 है। 1 × इनर कितने रह गए 18। इसका ऐसे निकल जाएगा 18 प्लस 0.35 × 5 कर लो,
1.75। कितना हो गए? 19.75 आ गया। और इससे आप जेड इफेक्टिव निकाल लोगे। जेड इफेक्टिव 26 माइनस 19 कर लोगे बेटा। इट मींस डी वाले कंफ्यूजन ये होती है कई बार कि यहाँ तुम सोचने लग जाओ भी 4s का पूछा है और यहाँ भी डी आ गए, तब डी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर एस जब पी वालों के लिए पूछा है तो डी नॉर्मल ये माना जाएगा, पेनल्टी मेट है या एंटी पेनल्टी मेट है, अदरवाइज इसका कोई अलग से सिग्निफिकेंस नहीं है। डी और एफ की अलग से सिग्निफिकेंस सिर्फ तब है जब स्पेशली पूछे डी वाले के जाए, तो बस फिर सबसे डी वाले अलग कर लो, बाकी सारे इनर हैं। तो ऐसे दो कैटेगरीज हैं। ये मैंने टेबल बना दिया, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसे आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये वाला टेबल है, कर लोगे बेटा ये? अब जो जेड इफेक्टिव वाला इसमें टॉपिक दिया हुआ है, क्वेश्चन उसमें से रह गए हमारे, तो तुम करके देख लेना। ठीक है, अब डाउट स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आज कर लेते हैं, कुछ बाद में कर लेंगे। पहली एक्सरसाइज चेक करो। फर्स्ट 10 तक कोई डाउट है? फर्स्ट 20 तक कोई डाउट है? फर्स्ट टॉपिक में कोई भी डाउट है? 52 क्वेश्चन हैं, इनमें से देख लो, कोई भी डाउट है चैट में लिख लो। फर्स्ट 52 में से। 29। क्या आंसर दिया बेटा इसका 29 का? 29 है पहले। 29 is orbital can have maximum 4 electrons, then how many electrons can be present in 8th period? 23 भी कर रहे हैं। 29। 29 में बेटा पीरियड देखो कैसे बने हैं। पीरियड हमारे ऐसे बने हैं, पहला पीरियड है 1s से बना है, जो जिसे हम फर्स्ट पीरियड कहते हैं, फर्स्ट पीरियड। सेकंड पीरियड जो हमारा बना है एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे 2s 2p। थर्ड पीरियड जो बना है वो बना है 3s 3p। फोर्थ बना है 4s 3d 4p। ये सारे पीरियड्स हैं आपके। फिफ्थ पीरियड में कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? 5s 4d 5p। सिक्स में कॉन्फ़िगरेशन रहती है 6s 4f 5d 6p। सेवन में कॉन्फ़िगरेशन रहती है 7s 5f 6d 7p। ऐसे एट्थ में तुम्हें लिख के देखना पड़ेगा, वो हमने एरो वाला एक बनाया था ना, उससे तुम चेक करना क्या क्या आएगा। जैसे 8s आ जाएगा, आई थिंक इसमें जी भी शामिल हो जाएगा, है ना? ऐसे लिखा था ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g 6s 6p 6d 6f 6g 6h 7s 7p 7d 8s 8p 8d, है ना? तो अगर एट्थ पीरियड की बात करते हैं तो देखो हमें पहला पीरियड यहाँ से मिला था 1 से, फिर सेकंड थर्ड, ऐसे लाइंस खींची थी। तो एट्थ वाला स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो 8s आ गया। 8s के बाद हम कहाँ जाएंगे? 5d पे, फिर आएगा 6f, फिर आएगा 7d, फिर आएगा 8p। ये वाला हो गया। 8p के बाद यहाँ 9 आ जाएगा, तो 9th पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा 8th पीरियड है।
अब 8 पीरियड में ऑर्बिटल्स काउंट करो कितने हैं ऑर्बिटल्स। एस के लिए 1, सर 5 डी जी में के आ लिए गया। 5, 5 ये क्या था, जी था ना, 5 जी के लिए ऑर्बिटल्स 5 है, 5 जी, 5 जी है बेटा, ये तो मैं लिखने में गलती हुई। जी के लिए देखना कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ऑर्बिटल्स आएंगे। एस के लिए 1 होते हैं, जी के लिए, एफ के लिए होते हैं 7, तो जी के लिए 9 है ना, दो दो बढ़ते हैं, ये 7, ये 5, और ये कितने हैं 3। चेक करो कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 10 और 15, 10 और 12, 22, 22 और 3, 25 हो गए। चेक करना, अब 25 ऑर्बिटल अगर हैं तो अभी हमारे पास एक ऑर्बिटल में जो नॉर्मल है, 1 ऑर्बिटल में कितने रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर तो 2 इलेक्ट्रॉन है फिर तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए पीरियड में, 25 × 2 50 आ गए। लेकिन अगर ये कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, कभी हाइपोथेटिकल दे देगा, अभी क्या होगा अगर कल को पता चले कि एक ऑर्बिटल में 2 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो फिर आपको ऑर्बिटल्स उतने ही रखने हैं, देखो जितने पीरियड्स बनेंगे है ना। एक में अगर 3 आते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके कितने आ जाएंगे, 75। तो तुम क्वेश्चन पढ़ो, चेक करो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 50 आएंगे, 3 दिए हैं तो 75 आएंगे। ऐसा एक जेई एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, उसमें ये कह दिया था कि एस की वैल्यू अगर 3 हो जाए, मान लो हमें लगे भी हमने एस की वैल्यू पॉइसन रूल गलत ले लिया, इसकी 3 वैल्यूज हैं, +12, 0 एंड -12। तो 3 वैल्यू से कोई मतलब नहीं था बेटा, 3 वैल्यूज का मतलब ये है कि हमें मानना है वी 1 ऑर्बिटल विल हैव कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ईच होंगे तो किसी भी पीरियड के पूछे जा सकते हैं। पीरियड देखो यही बनेंगे, जैसे पहले पीरियड में ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, 2, सॉरी एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अभी तो आते हैं 2, लेकिन कल को हाइपोथेटिकली जैसे मैंने क्वेश्चन दिया भी एस की वैल्यू 3 है, तो पूछेगा जानबूझ के अब कितने आएंगे, तो तुम कहोगे ऑर्बिटल तो उतने ही है, अब इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 3 आएंगे। सेकंड पीरियड में कितने ऑर्बिटल हैं, 4। फिलहाल के लिए एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं तो 8 आते हैं, लेकिन हाइपोथेटिकली कह दे भी नहीं, एक ऑर्बिटल में अगर 3 आते हैं तो कितने एलिमेंट भरे जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उतने ही एलिमेंट भरे जाएंगे। तो 4 × 3 12, इसमें भी 4 ऑर्बिटल्स हैं, अभी 8 एलिमेंट्स हैं, 3 3 हो जाएंगे तो 12 हो जाएंगे है ना। तो ऐसे कोई भी पीरियड का पूछा जा सकता है। समझ आ गया टॉपिक। अब जरा क्वेश्चन जो मेरे ख्याल में तुम्हारा 29 है, पहले वो चेक कर लो क्या ऐसे आंसर आ रहा है। बी आंसर बन रहा है मेरा तो 29 का, चेक कर लो बेटा सही है या गलत है। अब 23 कर रहा हूँ, नोट हैविंग सेम डी इलेक्ट्रॉन। तो जिंक में डी में 10 है, तो इनमें से किसमें डी 10 नहीं है, प्लाटिनम में नहीं है बेटा शायद। आंसर चेक करना क्या है, प्लेडियम में तो एक्सेप्शन है, इसमें डी 10 हो जाता है, निकल प्लेडियम प्लाटिनम, इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एस वाले डी में चले जाते हैं, 4d10 5s0 हो जाता है। तो आई थिंक ये आंसर आ जाएगा, इसमें एक एक होता है, 5d9 होता है, 6s1 होता है, तो एक्सेप्शन है, याद रखना पड़ेगा, नहीं तो जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, +2 के लिए छोड़ा हुआ है डी ब्लॉक, वहां हम एक्सेप्शन देखेंगे इसके। 23 29 और देखना कौन सा था, 29 का 100 है। 35 29 का क्या आंसर है, सर 100। अब इसमें 4 है ना बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं एक में, 4, 4 से मल्टीप्लाई करो 25 को, कितना हो जाएगा 100, ठीक है। Yes. चेक करो
समझ आया कि नहीं? ये मैंने 3 से किया, वो 4 कह रहा है, 4 कह रहा है तो कितने आ जाएंगे 100? कॉन्सेप्ट चेंज है, 29 का 100 आंसर। 35 देखो, in which group periodic table the elements of 4th, 5th and 6th period have different ground state electron configuration for last 2 shells from each other? ये देख लो 4th, 5th, 6th पीरियड मैंने बनाई है, ये 4th है, 5th है, 6th है। In which group of the periodic table 4th, 5th and 6th period have different ground state configuration? 2 shells। इसका आंसर देखना बेटा, 10th दिया हुआ है 35 का। यस सर। बस यही एक्सेप्शन ही ले ली इसने, ये वाला 10th ग्रुप ही है बेटा। ये निकल वाला कौन सा ग्रुप आ जाएगा? 10th। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो गई। नॉर्मल तो 3D8 4s2 है, लेकिन इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो 10th ग्रुप में एक्सेप्शन ले रखी है। 35 में 10th ग्रुप बनता है। 10th ग्रुप किसका बनता है? निकल का, प्लेडियम का एंड प्लैटिनम का। एक्सेप्शन दे दिया इस वजह से। फर्स्ट 52 में से कोई और देखो अगर है तो। $49 and $39। 39 तो है, ये तो याद ही करना है आपने। क्या आंसर दिया हुआ है? नोट ए ब्रिज आर्गन दिया हुआ है इसका आंसर। यस सर। याद ही कर लो। ब्रिज एलिमेंट लिख लो, सेकंड पीरियड वालों को ब्रिज एलिमेंट कह रहा था, लिखो सेकंड पीरियड के एलिमेंट को ब्रिज कह रहा है। उसका कोई खास एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ इसके बारे में। 49 देख लो। हाँ, इसका भी हम +2 में करेंगे, ये भी टॉपिक। जिंक, cadmium and mercury are not considered as transition या डी ब्लॉक। एक्चुअली बेटा जिंक में D10 हो जाता है, मर्करी में भी D10 हो जाता है, कैडमियम में भी जिंक कैडमियम मर्करी D10 हो जाता है। एक्चुअली D10 होने की वजह से इनकी कोवलेंसी D की वजह से तो आती नहीं, तो ये जिनमें D अनपेयर्ड है उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। सिर्फ D10 वाले की प्रॉपर्टीज इनसे डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि हमने कोवलेंसी पढ़ा था ना। तो कोवलेंसी में अगर किसी के पास मान लो D7 है या D5 है, तो उनकी कोवलेंसी कितने अनपेयर्ड है उससे डिसाइड होती है D वालों की। जैसे मान लो D7 है तो उसकी कोवलेंसी 3 हो सकती है, 3 बॉन्ड बना सकता है। D8 है तो 2 कोवलेंसी, D5 है तो अलग कोवलेंसी, लेकिन D10 की तो 0 ही होगी कोवलेंसी, है ना। तो D10 से हमें उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज का पता नहीं चलता, इसलिए हम ऐसे मानते हैं। अभी जिंक कैडमियम मरकरी की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि बाकियों से रिजेंबल ही नहीं करती, इसलिए इन्हें ना तो डी ब्लॉक कह सकते हैं ना ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जिंक कैडमियम एंड मरकरी do not resemble others in properties। और प्रॉपर्टीज हम अभी पढ़ेंगे +2 में, आपको बहुत कम पढ़ाया अभी तो केमिस्ट्री, है ना, सब आपको समझ आ गया। तो ये भी वहाँ D, F ब्लॉक में आएगा +2 में, याद ही रखना है आपको। जिंक कैडमियम मरकरी को ऐसे स्टेटमेंट आता है कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता, इस वजह से फिर इसमें आंसर कॉपर दिया होगा 49 में, चेक कर लो। ठीक है, और कोई देखो 52 तक।
साइज वाले में करें, साइज वाले का डाउट ले लो, बाकी हम बाद में ले लेंगे। साइज वाले टॉपिक में स्टार्ट करो। 69 से स्टार्ट हो रहा है। 80 से पहले देख लो, कोई डाउट है तो साइज वाले टॉपिक में। 80 कर रहा हूँ मैं। ये बेटा आपको एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा, लिख लो हाइड्राइड बिगर होता है, H नेगेटिव इज बिगर, तो इसमें आंसर मेरे ख्याल में स्मॉलेस्ट फ्लोराइड दिया होगा, हाइड्राइड इज बिगर देन फ्लोराइड। रीजन, हाइड्राइड में प्रोटॉन तो एक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपने कितने भर दिए, 2, तो अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम हो जाती है, अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन वेरी लेस, जिसकी वजह से शेल एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड्स एंड साइज लार्ज। जबकि फ्लोरीन में अगर देखोगे तो फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन है, फ्लोराइड में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 प्रोटॉन 10 को खींच रहे हैं, तो अट्रैक्शन फिर भी इतनी कम नहीं है जितनी ये वाली है ना। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को एक ने खींचना है, यहाँ 10 को 9 ने खींचना है, जिसकी वजह से फ्रिक्स अगर लगाएं तो ये शेल खींच के थोड़ा सा नजदीक आ जाएगा, ये शेल थोड़ा एक्सपैंड होकर क्या चल जाएगा, दूर चल जाएगा। तो इस वजह से हाइड्राइड का साइज बड़ा माना जाता है फ्लोराइड से। ठीक है, याद रखना बेटा। आई थिंक इसी वजह से 69 का आंसर देखना क्या दिया, सी तो नहीं दे दिया। सी है फिर आंसर। हाँ, तो इसी वजह से दिया बेटा, हाइड्राइड का साइज और एच के साइज में काफी फर्क है। ठीक है, तो हाइड्राइड वाला पॉइंट भी याद रखना है। 74 कर रहे हैं। cation to anion ratio is minimum, it means cation to anion minimum, it means cation छोटा हो anion क्या हो, बड़ा हो। तो चेक करो, cation छोटा anion बड़ा, कोई है आंसर क्या दिया बेटा इसका, बी हो गया फिर तो 74 का आर्यन। चेक करो क्या आंसर दिया 74 का, सी। सी, cation छोटा anion बड़ा। गलत हो गया आंसर है ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। बी कर लो, केटाइन छोटा होना चाहिए, मैथमेटिक्स से हो जाएगा, नाइन बड़ा होना चाहिए, तब मिनिमम आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर चेंज कर लो, 74 का सी, बी कर लो, लिथियम आयोडाइड। नहीं सर, डी है। अब मिनिमम का मतलब देखो, तुम मैथमेटिकली सोचो कैसे होगा, डिनोमिनेटर बड़ा हो, नोमिनेटर क्या हो, छोटा हो, उस पे इस पे कर लो बेटा इसे। 74 का केटाइन टू एंड 9, हमें मिनिमम चाहिए। चेक तो फिर मिनिमम मैथमेटिकली कैसे आएगा, ये वाला क्या कर दें बिग, ये वाला क्या कर दें स्मॉल। ठीक है, क्योंकि उसने कहाँ सर लिखा भी, होल नंबर रेशियो लिखा है। बी आएगा फिर। बी दिया हुआ है मेरे पास तो 74 का। यस सर, बी है आंसर। आगे देखो, साइज वाले टॉपिक में और कोई, नाइनटी एट 99 का। लेंथनेड कॉन्ट्रैक्शन देखो बेटा, इनमें किस किस में है,
मेरे ख्याल में 2 आंसर बन रहे हैं तो तीसरा बीच में आ जाएगा, इसलिए ऑल दिया होगा। कॉन्ट्रैक्शन 98। जितने भी स्कैंडियम, जर्मेनियम, लैंथेनम, इसके बाद स्टार्ट हो जाती है टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। इनके साइज क्या होने लग जाते हैं? सेम ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सभी में है। सिल्वर, गोल्ड, इनके भी सेम है ना। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके भी सेम है। निकल, प्लेडियम, प्लाटिनम, इनके भी सेम है। हाँ, आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेप्शन है, हमने भी पढ़ा नहीं, याद कर लो। इनके भी ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस होते हैं, ये हम +2 में पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक में। तो वैसे आपका आंसर बन जाता है, अभी 2 पता है तो तीसरा होगा तो ऑल ऑफ दीज बन जाए। ठीक है, ये वाला हो गया और ये वाला 2 पेयर है। ये अगर याद कर सकते हो कर लो, नहीं तो +2 पढ़ेंगे। ये आयरन को बाहर निकल के भी ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस होते हैं, ये भी एक्सेप्शन है पीरियड में, पीरियड का एक्सेप्शन। 99 देखो, ये भी ऐसे ही कर लो। अब 2 हो गए तो 3 हो जाएंगे। जिरकोनियम, हाफनियम, अच्छा 99 का आंसर चेक करना क्या दिया हुआ है। ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, तो एक बेटर आंसर ले लो, क्या बनेगा जो मैंने अभी बताया उसके बेस पे। सर डी दिया हुआ है। हाँ, बेटर आंसर ले लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम और गैलियम में साइज का फर्क है। बोरोन से एल्यूमिनियम बड़ा होता है साइज, एल्यूमिनियम से गैलियम छोटा, इंडियम बड़ा है ना। थैलियम का साइज मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सेम था। तो वैसे तो ये आंसर गलत है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि 2 आंसर बन रहे हैं बी एंड सी, और इसके बेस पे हम ऑल ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट लिखा है, ऑलमोस्ट में अभी ये नहीं पता कि इनके साइज में ज्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक है, तो ऐसे ले लो, मतलब बेटर चॉइस ले रहे हैं हम यहाँ पे, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। आगे देख लो। ज्यादा फर्क नहीं है, एल्यूमिनियम का साइज है 130, 143 पिकोमीटर, इसका साइज है 135 पिकोमीटर, इसलिए सेम है, ऑलमोस्ट सेम। लेकिन हम चलो देखने में तो फर्क है ही है, चाहे 8 पिकोमीटर का है। तो हमने बेटा यहाँ बेटर चॉइस ले ली। ठीक है, ऑल ऐसे ले ली। और कोई चेक करो। अंडर 8 देखते हैं। अनायन कोई लार्जेस्ट होगा, क्या दिया इसने आंसर? आर्गन तो नहीं दे रखा। आर्गन दे रखा है सर। हाँ, तुम्हें S2 नेगेटिव कर लो बेटा। ठीक है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी में PY2 के बेस पे किए हुए हैं। S2 नेगेटिव कर लो आप, इसका आंसर चेंज कर लो। ये कई बुक्स में आर्गन दे रखा है, कईयों में ये दे रखा है। हम एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, हम फ्रिक्स मान के चल रहे हैं कि आर्गन में 18 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सल्फर में 16 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है। तो अट्रैक्शन के बेस पे हम ये ले लेंगे। ठीक है, 108 चेंज कर लेना इसका आंसर। 101 कोई बताना चाहेगा, किसी का हो गया हो तो? फ्लोरीन का सबसे छोटा लेंगे, ब्रोमीन का सबसे बड़ा लेंगे, बाकी तुम अरेंज कर लो। मेरे ख्याल में आंसर ए बन सकता है। देखना क्या आंसर है इसका। क्या इसका भी चेंज है कोई? यही बन गया। ठीक है, अगर उनका ये बन गया बेटा, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन छोटा होता गया। हाँ, इधर बड़ा होता जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन ये इंक्रीज होता गया। तो फिर सबसे छोटा तो फ्लोरीन ही हो गया ना। ये शेल जा रहे हैं तो फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, आगे ये लगा दिए वैसे। ठीक है, तो यहाँ तक कर लो।
जी इफेक्टिव जो जेड इफेक्टिव वाले हैं वो करके देखना, बाकी जो रह गए हम ट्यूसडे क्लास लेंगे शाम को, ठीक है। बाकी जो 100 क्वेश्चन रह गए हैं ट्यूसडे क्लास में। ये पीडीएफ भेज दूंगा, स्लेट रूल वाले क्वेश्चन एक बार कॉपी पे नोट कर लो, टॉपिक भी नोट कर लो, एक दो क्वेश्चन जो दिए हैं हाथ से प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है। क्लास ऑफ कर रहा हूँ बच्चे।